चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है लोक सेवा प्रसारण दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का विदेश विभाग है। प्रस्तुत है। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज का छाया गीत आप सुनेंगे मेरे साथ। बिना का गीतमाला सुनने वाले सभी संगीत प्रेमियों की सेवा में उपस्थित है आपका दोस्त, आपका साथी। ये आवाजें जैसे तारीख का बुलावा है। किसी को 60 का दशक पुकारता है तो किसी को 70 का, किसी को 80 ने बुलाहट दी है तो कोई 90 को महसूस करता है। रेडियो एक उम्मीद, एक हमसफर, एक बेहतरीन दोस्त, या इन सब से बढ़कर करोड़ों लोगों के मनोरंजन का शानदार माध्यम। रेडियो के पास सबके लिए कुछ न कुछ है, समाचार भी, नगमे भी और बेशुमार बदकहिया भी। किसी को क्या याद रह गया ये तो बस वही जानता है, लेकिन ये तो सब मानेंगे कि रेडियो यादों का पिटारा है। रेडियो ऑन करते ही भूली बिसरी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। आज सुबह का गीतमाला के साथियों से मुझे आज्ञा लेनी है, क्योंकि आज आपके इस रेडियो हम सब के जीवन को कई रोमांचक और भावनात्मक पलों का साक्षी बनाने वाले रेडियो के लिए 12 नवंबर विशेष स्थान रखता है। आज ही के दिन 1947 में महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो आए थे। आज ही के दिन ऑल इंडिया रेडियो से बापू ने राष्ट्र को संबोधित किया था। इस ऐतिहासिक लम्हे को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने आज के दिन को लोक प्रसारण दिवस मनाने की घोषणा की। आज के इस कार्यक्रम में हम गांधी जी के ऑल इंडिया रेडियो आगमन और ऑल इंडिया रेडियो के 9 दशकों के गौरवशाली सफर को याद करेंगे। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में साल 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया। 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो के इस सिग्नेचर ट्यून के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इस सिग्नेचर ट्यून को कंपोज करने वाले वॉल्टर कॉफमैन थे, जो 1934 में हिटलर के खौफ से प्राग छोड़कर मुंबई आ बसे थे। 12 साल तक कॉफमैन न सिर्फ मुंबई में रहे, साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के संगीत विभाग में सेवा भी देते रहे। जिस तरह आज हर घर, यहां तक कि हर हाथ, हर मोबाइल में रेडियो की सुविधा है, वैसा बीते जमाने में नहीं होता था। उस जमाने में हर व्यक्ति रेडियो नहीं रख सकता था। तब सिर्फ 3000 लोगों के पास ही रेडियो रखने का लाइसेंस होता था। रेडियो ने अब तक की अपनी यात्रा में सबका साथ निभाया है। ये रेडियो ही तो है जिसने कभी भेदभाव नहीं किया, अमीरी गरीबी को नहीं देखा, पढ़े लिखे और अशिक्षित में भी फर्क नहीं किया। ये जिससे जुड़ता है बस उसी का हो जाता है। हर उम्र के लोगों का दोस्त, खेत खलिहान से लेकर रसोई तक आपके साथ ही रहता है। वर्ष 1947 कई मायनों में खास रहा। एक तरफ वर्षों के संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ, वहीं 12 नवंबर का दिन भी विशेष बन गया। ये दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब उन्होंने 12 नवंबर 1947 को दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो से देशवासियों को संबोधित किया था। ये गांधी जी का पहला और आखिरी रेडियो प्रसारण था, जो विभाजन की पीड़ा झेल रहे लाखों शरणार्थियों के लिए एक भावनात्मक संदेश लेकर आया। 12 नवंबर 1947 को गांधी जी ने नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण भवन का दौरा किया। उस समय वे विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से मिलने कुरुक्षेत्र नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने रेडियो का सहारा लिया। वो दिन के करीब 3 बजे ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर भी आई थीं। वे उन दिनों अल बुरकर रोड, जो अब 30 जनवरी मार्ग स्थित
बिड़ला हाउस कहलाता है, वहां रहते थे। उस दिन दीपावली थी। दीपावली के दिन दिया गया ये संदेश आशा और संवेदना की किरण बनकर देश भर में गूंजा। आखिर वो क्या परिस्थिति थी कि महात्मा गांधी को ऑल इंडिया रेडियो से राष्ट्र को संबोधित करना पड़ा? इसके बारे में हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी से। गांधी जी आधुनिक टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। अगर आप हिंद स्वराज पढ़ेंगे, जो उनकी माइलस्टोन पुस्तक है, 1909 में उन्होंने लिखा था दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते वक्त पानी के जहाज में, तो उसमें एक तरह से उन्होंने भारत के भावी जो स्थितियां होंगी या भावी भारत होगा आजादी के बाद का भारत, उसका एक खाका खींचा था। तो उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को उस तरह से तवज्जो नहीं दी थी। तो वो गांधी जो टेक्नोलॉजी से दूर रहते थे और रेडियो को लेकर के उनका एक हेजिटेशन था, उनकी कुछ अपनी मान्यताएं थी, उसको लेकर के उन्होंने कभी रेडियो को उस तरह से भाव नहीं दिया। आप जानते हैं कि वो दौर था, भारत का बंटवारा हो चुका था, भारत को आजादी मिले अभी कुछ ही महीने हुए थे, और भारत को खासतौर पर उत्तर भारत, दिल्ली के आसपास के इलाके, पंजाब, इन सब में शरणार्थियों की समस्या बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा कठिनाई थी। और कुरुक्षेत्र, पानीपत या इधर आसपास फरीदाबाद वगैरह में जो शरणार्थी थे, इवन दिल्ली में भी जो लोग थे, और तो और जो दिल्ली में भी शरणार्थी थे जो पाकिस्तान से आए हुए थे, उनको बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। तो इसको लेकर के उनमें रोष था। कुरुक्षेत्र में तो ये लगभग आंदोलन की शक्ल में होने वाला था। तो उन्हीं लोगों से बात करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए गांधी 11 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र जाना चाहते थे। और कुरुक्षेत्र जाने वाले थे, लेकिन कांग्रेस की एक आकस्मिक मीटिंग हो गई, एक अर्जेंट मीटिंग हो गई, और उस मीटिंग के चलते उनका वह दौरा रद्द हो गया। तब लोगों ने यह फैसला लिया कि क्यों न गांधी रेडियो के जरिए उन लोगों को संबोधित करें। उन्हें ही क्यों, पूरे देश में जो शरणार्थी, खासतौर पर उत्तर भारत में जो शरणार्थी थे, उनको संबोधित करें, उनको समझाएं, उनको भारत की समस्या के बारे में बताएं, और वो उनको आश्वस्त करें कि किस तरह से भारत सरकार उनकी देखभाल कर रही है या करेगी, या किस तरह से उनको समझाया जा सकता है। लेकिन वो रेडियो के लिए, चूंकि उनका एक अपना हेजिटेशन था, एक अपनी पूर्वापेक्षा थी, पूर्वावधारणा थी, कॉम्प्लेक्स था, तो बात करने से हिचक रहे थे। और आप जानते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता भी जानते हैं कि उन दिनों गांधी थे, बिरला हाउस में रहते थे। तो बिरला हाउस के जो उनके सहयोगी थे, मालिक थे, घनश्याम दास बिरला ने उनको पहली बार समझाया कि रेडियो के जरिए अगर वो कुरुक्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे तो बात आसानी से लोगों तक पहुंचेगी, और शायद उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव भी गहरा होगा। तो आप जानते हैं, बहुत सारे श्रोताओं को बताना जरूरी है कि जब ये तय हुआ कि गांधी जी रेडियो के जरिए शरणार्थियों को संबोधित करेंगे, वैसे तो रेडियो सार्वजनिक माध्यम है, और उस समय तो और भी ज्यादा सार्वजनिक था आज की तुलना में, तो मुझे उस समय वो एक तरह से राष्ट्र को ही संबोधन था, जैसा कि आनंद जी आपने कहा। उसके लिए उस जमाने में मर्फी का एक बड़ा सा सेट लाया गया, कुरुक्षेत्र में रखा गया, क्योंकि सबके पास तो रेडियो होते नहीं थे। उस जमाने में रेडियो का लाइसेंस लेना पड़ता था, और इतनी आर्थिक स्थिति भी लोगों की नहीं थी बढ़िया कि रेडियो लाए। हमारे पास कुल जमा 7 रेडियो स्टेशन थे। तो जरिया बना हमारा, जहां हम लोग अभी बैठ के चर्चा कर रहे हैं, यहाँ एक गांधी स्टूडियो, जिस स्टूडियो में गांधी जी आए थे और जहां से उन्होंने संबोधित किया था। तो गांधी जी घनश्याम दास बिरला के कहने से राजी हुए, क्योंकि उनका हेजिटेशन था। एक बार उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के एक रिपोर्टर को थोड़ा सा छोटा सा एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन वो रेडियो से दूर रहते थे। और उन्होंने जब संबोधन किया, तब रेडियो आज की तरह तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कर सकते हैं, उसके लिए बाकायदा स्टूडियो आना पड़ता था। तो गांधी जी स्टूडियो आए, उस स्टूडियो से उन्होंने लोगों को संबोधित किया, और उस संबोधन का बड़ा जादुई असर हुआ। आइए सुनते हैं महात्मा गांधी के संबोधन के कुछ अंश। मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। ये अनुभव मेरी जिंदगी में मेरे लिए दूसरा है। पहला अनुभव इंग्लैंड में हुआ था, जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया। मुझको पता ही नहीं था कि मुझको इस तरह से कुछ बोलना है। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ, मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है।
जीवन भर का मेरा पेशा है। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सूचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है, या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूं तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी से हमने ये भी समझने की कोशिश की कि गांधी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन का उस समय कितना व्यापक असर देशवासियों पर पड़ा, शरणार्थियों पर पड़ा और आम जनता उससे कैसे लाभान्वित हुई। तो उसका बहुत जादुई असर हुआ। जो शरणार्थियों में गुस्सा था, गुस्सा को थामने में मदद मिली, गांधी की आवाज का असर हुआ। गांधी एक बहुत बड़े संचारक थे, बहुत बड़े कम्युनिकेटर थे। तो आप देखिए कि गांधी की आवाज का जादू कहिए, उनकी आध्यात्मिक ताकत कहिए, जो भी कहिए, और रेडियो की ताकत, क्योंकि यहाँ से 150 से ज्यादा ही किलोमीटर दूर है कुरुक्षेत्र, वहां के लोगों को संबोधित करना था। गांधी ये सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रेडियो के जरिए वहां तक के लोगों को संबोधित किया गया और उनके गुस्से को कंट्रोल किया गया, रेडियो ने भारत को उस दौर में जो थोड़ी बहुत अराजकता की आशंका थी उसको थामने में मदद की। और गांधी खुद रेडियो से बहुत प्रभावित हुए। गांधी ही नहीं बल्कि उस दौर के जितने भी बड़े राजनेता रहे हैं, आंदोलनकारी, खासतौर पर स्वाधीनता आंदोलन के आंदोलनकारी, सबने लिखा, अखबार निकाला, पत्रिकाओं में लिखा, पत्रिकाएं निकाली। गांधी इंडियन ओपिनियन निकालते हैं दक्षिण अफ्रीका से, हिंदी, गुजराती और तमिल में, और फिर भारत आते हैं तो आप देखिए कि हरिजन निकालते हैं और यंग इंडियन निकालते हैं। रेडियो भी चाहते तो कर सकते थे, इतना उनकी क्षमता थी, लेकिन रेडियो के प्रति जैसा कि मैंने कहा कोई हेजिटेशन था। वो हेजिटेशन 12 नवंबर 1947 के बाद दूर होता है। रेडियो के जादू को गांधी भी स्वीकार करते हैं। वह गांधी जो टेक्नोलॉजी को, मतलब अपनी सांस्कृतिक नजरिए से टेक्नोलॉजी को दुश्मन मानते थे, बेहतर नहीं मानते थे, वो गांधी उस दौर की सबसे अत्याधुनिक, आज भले वो लगे कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस दौर की सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, 78 ईयर हो गया, 78 साल हो गए, वो गांधी उसको स्वीकार करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रेडियो की उपलब्धि है, गांधी की उपलब्धि नहीं है। और रेडियो इसीलिए शायद प्रसारण दिवस के रूप में उस दिन को याद करता है। आनंद जी, आइए अब आपको सुनवाते हैं 13 नवंबर 1947 की वो रिकॉर्डिंग, जब गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में ऑल इंडिया रेडियो के दौरे को कुछ यूं याद किया। मैं तो चला गया था वहाँ जो रेडियो घर है, तो मैं तो देख कर तो भड़क गया, लेकिन ये तो एक आलिशान चीज है, कैसी बनी है, हवा कैसे आती है वो भी मुझको पता नहीं है, अभी भी पता नहीं है। मैंने देखा, मैं तो एक संदूक में पेश गया हूँ, लेकिन संदूक तो नहीं थी, कोई भी हवा का, प्रकाश का वहाँ इंतजाम तो है, लेकिन मैं किसको पूछूं, क्यों पूछूं, मेरे पास समय कहाँ है। मैं तो वहां गया, एक जंगली प्राणी जाकर बैठ जाता है, पीछे उसको बोलना है, जिसको बोलता है उसको तो देखता भी नहीं है, वो तो बेचारे पड़े हैं दूर दूर, वो तो मेरा ख्याल है कि कुछ 80 माइल है, 80 माइल से अधिक है, कम तो नहीं है, वहां उनको बोलना था। और अभी मुझको सुनाते हैं कि वो तो ऐसा इंतजाम किया कि जिस जगह पे हिंदुस्तानी लोग पड़े हैं वहां सब इंतजाम कर लिया कि वो मेरी आवाज पहुंच जाए। ये तो एक खूबी है, ईश्वर की एक गहन गति पड़ी है, तो इस तरह से ऐसा आवाज वो सब जगह पे पहुंच जाए, कोई छोटी बात नहीं है। तो वो सब मैंने देख लिया और कहा कि यहाँ से बोलो, तब तो यहाँ से जो बोलता हूँ उस आवाज की शक्ति है, उससे
आधी और बढ़ जाती। तो मैंने कहा कि बड़े वही अच्छा है, तो चलो मैं वहाँ चला जाऊंगा। तो चला गया। तो वहाँ भी उन लोगों को मैंने दीपोत्सव मनाने का कहा है, तो जो मैंने आपको यहाँ कहा है वो भी उनको सुना है। संपूर्ण गांधी वांग्मय के लगभग 100 खंड उनके लेखन, उद्बोधन और चिंतन की गहराई के उदाहरण हैं। गांधी जी जो लिखते या बोलते थे वो कितनी तेजी से पूरे भारत में फैल जाता था और उसका किस किस पर कैसा कैसा असर होता था, इसे भी हम सब अच्छी तरह जानते हैं। माना जा सकता है कि बापू ने 12 नवंबर 1947 को लिखने और बोलने के 2 सशक्त माध्यमों के अलावा एक तीसरे माध्यम का पहली बार उपयोग किया था, और वो था ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारण। कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो से अपनी बात रखने के बाद वो जाते समय वहां के कर्मियों को दीपावली की बधाई देकर निकले थे। गांधी जी ने अपने इस संबोधन में रेडियो को शक्ति कहा, ईश्वर की वो अद्भुत शक्ति जो लोगों के मनों को जोड़ सकती है, दूरियों को मिटा सकती है और करुणा का संदेश फैला सकती है। अगले दिन देश के प्रतिष्ठित अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने शीर्षक दिया, महात्मा गांधी ने रेडियो को ईश्वर की चमत्कारी शक्ति बताया। इसके बाद से उनके प्रार्थना सभाओं की रिकॉर्डिंग भी शुरू हुई, जो आज प्रसार भारती के अभिलेखागार में संरक्षित है। आकाशवाणी ने उसी ऐतिहासिक स्टूडियो को बापू स्टूडियो के रूप में समर्पित किया, जहां गांधी जी ने अपना संदेश दिया था। यहां उनके भाषण की रिकॉर्डिंग, प्रार्थना सभाओं के अंश, स्मृति चिन्ह और ऐतिहासिक तस्वीरें आज भी सहेजी गई हैं। लोक प्रसारण दिवस केवल एक स्मरण दिवस नहीं, बल्कि सार्वजनिक प्रसारण के मूल उद्देश्य का उत्सव है। इस अवसर पर आकाशवाणी नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने अपने विचार कुछ यूं पेश किए। एक लोक प्रसारक के नाते आकाशवाणी और दूरदर्शन में विशेषकर आकाशवाणी का नाम लूंगा, क्योंकि उस समय केवल आकाशवाणी ही थी। देश की स्वतंत्रता के बाद 2 अवसरों पर बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तो जैसे जो विरासतों का विलय हुआ, उसकी घोषणा सबसे पहले यहीं आकाशवाणी से की गई थी, जब देश की एकता का वो सबसे बड़ा मुद्दा था उस समय पर। और दूसरा, देश में जब काफी कठिनाइयां हो रही थी लोगों के आने जाने में, पार्टीशन में जब विभाजन हुआ, तो महात्मा गांधी जी ने यहाँ से संबोधन देश को किया था, सभी को अपना एक संदेश दिया था। महात्मा गांधी जी हमेशा यही चाहते थे कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का समय पर पालन करना चाहिए और अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में चिंतित रहना चाहिए। उसी उनके संदेश को हम कंठस्थ करते हुए उसको हम अपनी जमीन पर भी लाएं, अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अपनी भूमिका को और बेहतर करने का प्रयास करें। चलिए अब आपको लिए चलते हैं ऑल इंडिया रेडियो के आगे के सफर पर। साल था 1957 का, जब ऑल इंडिया रेडियो का नाम रखा गया आकाशवाणी। इसी साल आकाशवाणी की लोकप्रिय सेवा विविध भारती की शुरुआत हुई। ये वही ठिकाना था जहां करियर के शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से रेडियो को गुलजार किया। आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन। आज इस यात्रा में जरा रुककर जब आपसे बतियाने बैठा हूं, तो सहज ही नजर बीते हुए दिनों की तरफ उठ रही है। पुरानी यादों की मेरी पोटली में सबसे पुरानी याद इलाहाबाद की है। इलाहाबाद यानी प्रयाग, यानी त्रिवेणी संगम, यानी हमारी संस्कृति की पुस्तक में जड़ा एक पवित्र पृष्ठ। इलाहाबाद की याद के साथ ही मेरी कल्पना में गंगा की पवित्र धारा बहने लगती है, जिसके किनारे की मिट्टी से मेरा तन बना संवरा। जयमाला का पहला फूल आज मैं उसी याद को अर्पण करता हूं। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे। एक और शो आया करता था जिसका नाम था हवा महल। इसमें गजब के दिलचस्प नाटक सुनाए जाते थे। पूरा देश साथ मिलकर इन नाटकों को बड़े चाव से सुनता। उस समय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर लोग नाटक के पात्रों को अपनी आवाज देते थे। हवा महल में आज आप सुनेंगे झलकी गाजर का हलवा। लेखक
M.H. चौधरी, निर्देशक कमल दत्त। कार्यक्रम गीतमाला की लोकप्रियता के क्या कहने थे। इसे अपनी रोचक शैली से पेश करने वाले आमीन सयानी घर घर लोकप्रिय हो गए थे। इस कार्यक्रम के प्रति श्रोताओं के प्यार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 दशक से ज्यादा समय तक चलने के बाद 1994 में जब गीतमाला कार्यक्रम बंद हुआ तो करोड़ों लोगों को लगा कि उनके जीवन से कुछ बेहद प्यारा छूट रहा है। मुझे आज्ञा लेनी है क्योंकि आज आपके इस रेडियो स्टेशन से सिवा का गीतमाला का आखिरी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो आज के प्रोग्राम में मैं पेश करूंगा गुजरे हुए 18 वर्षों के वो गीत जो 1971 से लेकर 1988 तक अपने अपने साल में वार्षिक संगीत श्रेणियों की चोटी पर बजे। ये जीवन है, इस जीवन का। देश और दुनिया के समाचारों के लिए देशवासियों के भरोसे का पर्याय है आकाशवाणी। जब आकाशवाणी से समाचार प्रसारित किए जाते तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबके कान खड़े हो जाते। उन दिनों खबरों का ऐसा शोर कहां होता था। एक बेसब्र इंतजार होता था कि कब समाचार वाचक की जानी पहचानी आवाज उभरे और वो उत्तर प्रदेश के वीरान कस्बे से लेकर पहाड़ों की गोद में ऊँघते गांव को दुनिया से जोड़ दे। ये आकाशवाणी है। अब आप आशा निवेदी से समाचार सुनिए। उस समय तो आलम यह था कि आकाशवाणी पर खबरें पढ़ने वाले सेलिब्रिटी का दर्जा रखने लगे। घर घर में उनके नाम जाने पहचाने हो गए। लोग उनसे मिलना चाहते थे। न्यूज रीडर को प्रशंसकों का बेशुमार प्यार मिलने लगा। रेडियो मनोरंजन का बेहतरीन माध्यम रहा है। गानों की मिठास घोलती आवाज, हम उसे देखते नहीं हैं, लेकिन वो आवाज ही हमारी निगाह बन जाती है। आंखों देखा हाल, अंदाज और आवाज की खनक कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि लगता है सब कुछ सामने ही तो है। आईसीसी विश्व कप 2011 भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित राजपथ पर होने वाला देश के सबसे बड़े सैन्य और सांस्कृतिक उत्सव की बात हो या फिर लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह की, राष्ट्रीय उत्सवों के पल पल का आंखों देखा हाल आकाशवाणी वर्षों से श्रोताओं तक विशेष अंदाज में पहुंचाता रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी देश की 23 प्रमुख भाषाओं और 181 से भी अधिक बोलियों में प्रसारण कर रहा है। अलग अलग भाषाओं में शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, खेलकूद, बाल एवं महिला, कृषि और पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम देशवासियों के लिए रोचक माध्यम से पेश किए जा रहे हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रम देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम भी कर रहे हैं। ये रेडियो के कार्यक्रम ही तो हैं जो पूरी दुनिया से हमें जोड़कर रखते हैं। हमारा रेडियो ही विश्व को भारत की संस्कृति और साहित्य से रूबरू कराने का काम कर रहा है। आजादी के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, जिनके कार्यक्रमों की पहुंच सिर्फ 11% आबादी तक ही थी। लेकिन आज सरकार के प्रयासों से भारत में आकाशवाणी की पहुंच देश के 92% भौगोलिक क्षेत्रों में फैली 99.20% आबादी तक हो गई है। 70 के दशक में टेलीविजन के बढ़ते प्रसार के बीच ऐसा लगा कि रेडियो अपनी चमक खो देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेडियो पहले से और ज्यादा प्रखर और प्रभावी रूप से आगे बढ़ा। रेडियो का श्रोता उससे छिटका नहीं, बल्कि उससे और जुड़ता चला गया। आज भी भारत के कई हिस्सों में रेडियो लिसनर क्लब हैं। मैं ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से राम नरेश बोल रहा हूं और रेडियो से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। रेडियो सुनते हुए, रेडियो की कार्यक्रम सुनते हुए और खास करके समाचार सुनते हुए। समाचार जब आकाशवाणी केंद्र से हम सुबह 8 बजे की मॉर्निंग न्यूज सुनते हैं, उसमें जो समाचार बताए जाते हैं उनसे सुनकर अपनी जानकारी को काफी हमने बढ़ाया है। जिसमें कई बार समाचार वाचक कहता है कि फला फला राज्य की इस राजधानी में इस तरह का कार्यक्रम आज होने वाला है, तो हमें प्रतीत होता है कि इस राज्य की राजधानी ये है। रेडियो मेरे जीवन में, मेरे हृदय में निवास करता है, मेरे हृदय में स्थान रखता है। मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं नई दिल्ली में रहता हूँ। जब से मैंने होश संभाला है
मैं आकाशवाणी सुनता आया हूँ। तो आकाशवाणी का सवेरे वो जो एक ट्यून आता था, तररा 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 तररा, ये वाला जो है ये अभी तक जहन में है और आगे भी रहेगा। आकाशवाणी के न्यूज, आकाशवाणी मतलब विविध भारती, सवेरे से लेके रात तक, बिल्कुल सवेरे भजन वगैरह आते थे जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद काफी सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, मन चाहे गीत, मनोरंजन, रात को देर रात को छाया गीत, फौजी भाइयों के लिए 9 बजे हवा महल, ये सारी चीजें हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं जी। अभी मेरे छुटपन पे तो घर घर पे रेडियोस होते थे, ठीक है, आपको याद होगा पहले हम लोग मेन प्रोग्राम देखने से पहले मान लीजिए 5-7 मिनट पहले रेडियो को चलाते थे, फिर वो स्टार्ट होता था। उसके बाद सॉलिड स्टेट आया, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए, तो गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऑल इंडिया रेडियो से मतलब सबसे जेन्युइन, जिसे कहते हो विश्वास योग्य न्यूज सुनने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ही सुनते थे। जो भी उस समय समाचार वाचक जो थे, तो वो उनका शुभ नाम तो मुझे याद नहीं है, पर क्या वॉइस, क्या टोनल क्वालिटी, क्या कहूँ। और स्पोर्ट्स कमेंट्री, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर विच वी यूज्ड टू ट्यून टू ऑल इंडिया रेडियो। तो इन अ वे मुझे संवारने के लिए, मुझे बनाने के लिए कुछ हद तक मेरे इंटेलेक्चुअल साइड को, मेरे कल्चरल साइड को बनाने के लिए कुछ हद तक, बहुत हद तक ऑल इंडिया रेडियो का भी हाथ है। वक्त बदला तो रेडियो ने भी अपना चेहरा बदल लिया, लेकिन ये किसी न किसी तरह हम सब के जीवन में बना रहा। देश ने वो दौर भी देखा जब एफएम चैनलों की शुरुआत हुई। 15 अगस्त 2001 को आकाशवाणी एफएम गोल्ड की शुरुआत हुई। ये लोगों का नया ठिकाना था, अपनी पसंद के गीत सुनने का और कई स्वस्थ मनोरंजन के कार्यक्रमों से जुड़ने का। 11 जुलाई 2006 को आकाशवाणी परिवार में एक और एफएम चैनल एफएम रेनबो की शुरुआत हुई। You got the music coming night and day. FM is ready for you in the morning or late at night. Whoa, we gonna let the music play. AIR FM stereo all the time on All India Radio. अब तो जमाना है डिजिटल रेडियो का। मोबाइल में सवार रेडियो श्रोताओं की जेब में रहता है, कार में बजता है, दिन रात, सुबह शाम। शोर भरे ट्रैफिक से लेकर शांत पड़े गांव तक लोगों का मनोरंजन कर रहा है। आधुनिक समय की जरूरत को समझते हुए हर बीतते दिन के साथ आकाशवाणी और सशक्त, बेहतर, प्रभावी होता जा रहा है। आकाशवाणी के सभी कार्यक्रमों की सोशल मीडिया पर जबरदस्त मौजूदगी है। आकाशवाणी कार्यक्रमों को YouTube के जरिए श्रोताओं तक उपलब्ध करवाया जा रहा है। आकाशवाणी का अपना ऐप न्यूज ऑन AIR है, जो किसी खजाने से कम नहीं है। बात फेसबुक की करें या इंस्टाग्राम की करें, आकाशवाणी का डिजिटल स्वरूप हर तरफ नजर आता है और यहां श्रोताओं की बड़ी तादाद है जो इन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों के साथ संवाद करना आकाशवाणी के इतिहास में प्रमुख अध्याय रहा। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हर मन की बात से पहले देश के हर कोने से, हर आयु वर्ग के लोगों से मन की बात को लेकर के ढेर सारे सुझाव आते हैं और जब कभी कभी मैं उसे समय निकाल करके देखता हूं तो मेरे लिए एक सुखद अनुभव होता है। बदलते दौर में आकाशवाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा भी ले रहा है और अपने कार्यक्रमों को और बेहतर तरीके से पेश कर रहा है। कितनी ही भविष्यवाणियों के बावजूद रेडियो हमारे आपके जीवन से विदा नहीं हुआ। कम या ज्यादा होती अहमियत से परे वो कल भी था, आज भी है और भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि आने वाले कल में भी आकाशवाणी लोकप्रिय बना रहेगा। अभी आप सुन रहे थे लोक सेवा प्रसारण दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। चर्चा का विषय है